सफलता चलकर नहीं आती दोस्तों, सफलता चलकर नहीं आती दोस्तों, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है, भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है, पर उसके घोंसले में नहीं दोस्तों, पर उसके घोंसले में नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए हमने जो लास्ट जहाँ पर हमने छोड़ा हुआ था उससे आगे हम क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। 2011 का क्वेश्चन है, रवि कैप्ट ए बुक ऑफ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मतलब एक बुक को रख रहा है जो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई लेंस, आई लेंस से जो आई है, जो आई है आपकी ह्यूमन आई, उससे 10 सेंटीमीटर इधर से रखना है, इधर रखना है, इधर से रख लीजिए ताकि आपको व्यू वगैरह में कोई क्लियर ना प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ एक बुक रखी गई है 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफ हिज फ्रेंड हैरी, हैरी इज नॉट एबल टू रीड एनीथिंग रिटन ऑन द बुक, मतलब क्या 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई ऑफ हिज फ्रेंड हैरी, सॉरी रवि एक बुक को रख रहा है अपने दोस्त से 10 सेंटीमीटर दूर, हैरी, हैरी की ये आई है, ठीक है, और हैरी इज नॉट एबल टू रीड दिस बुक। ओके, तो एक्सप्लेन वाई, तो एक्सप्लेन वाई का क्या मतलब, ऐसे कोई प्रॉब्लम है, कौन सी डिस्टिंक्ट विजन है, इसे पास वाली चीज़ नहीं दिख रही है तो इसे प्रॉपर विजन नहीं है, तो इसमें कहेंगे इट हैपन बिकॉज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द विजन इज 25 सेंटीमीटर, मतलब आपने 25 सेंटीमीटर से इसे कम ले लिया है। एनी डिस्टेंस लेस देन दिस डज नॉट प्रॉपर इमेज, मतलब ये तो देखिए नॉर्मल आइज में भी होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर से भाई 25 तो मिनिमम होनी चाहिए थी आपकी ना, 25 सेंटीमीटर, आपने 10 ले ली, तो ये तो देखिए कोई बीमारी तो है नहीं, बट ये नॉर्मल केसेस में भी होती है, तो इसलिए वो कहना चाह रहा है नॉर्मल केसेस। ओके, अब बात करते हैं लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक लेंस है जिसकी जो फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एफ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, देखते हैं किसका है। यूज बाय द स्टूडेंट इन द लेबोरेटरी विच मैग्निफिकेशन इज शुड कैटिंग, मतलब उसे मैग्निफिकेशन चाहिए, एम की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो अब इसको हम अपना मान के चलेंगे, तो इसे हम मान लेते हैं, कुछ और भी था जो इसने मिस कर दिया, ए लेंस ऑफ द फोकल लेंथ, अच्छा इसे 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 मैं यू मान लेता हूँ बच्चों, इसे यू मान लेता हूँ, और इसकी जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पे रखूँगा ताकि मैं इस इमेज को अपने ब्रेन में देख पाऊँ। मतलब क्या है कि क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको ना देखिए ये जो बुक है, इस बुक को आपको देखना है, ठीक है, इस बुक को उठा के ना यहाँ पर रख दो 25 पे, 25 पे तो आप रख नहीं पाओगे, बुक तो 10 पे फिक्स कर दिया, तो ऐसा करो इसकी इमेज बना दो, किस पे, 25 पे, उस इमेज को आई से हम देख लेंगे तो क्लियर क्रिस्टल रहेगी, इसलिए इसने v = -25 मान लिया है, आपको दिख रहा होगा, v = -25, f = 5 सेंटीमीटर, लेंस फार्मूला लगाया, उसके बाद u का जो वैल्यू है वो निकाल दिया, उसके बाद v/u निकाला और आपका m का वैल्यू भी निकाल दिया। तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा था फर्स्ट टाइम में, बट वो सिंपल क्वेश्चन है कि आपको जो 10 सेंटीमीटर है उससे किस पे ले जाना है, 25 पे, और 25 पे इसे v मान लेना है और फिर इसे देख लेना है। सिंपल सी गाइस के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मतलब 3 डिफेक्ट बता दिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, तीनों है। सजेस्ट द वे टू करेक्टिंग दैम डिफेक्ट, तो सजेस्ट द वे करेक्टिंग दैम में हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब इसको देख लेते हैं फिर भी एक बार, ठीक है। मायोपिया है, करेक्ट ऑफ विजन है कनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया है, करेक्ट ऑफ कन्वेक्स लेंस, प्रेसबायोपिया है, इसमें ड्यूल बायोफोकल लेंथ का लेंस लगता है जिसमें प्रॉपर आपका कनकेव लेंस भी होता है और लोअर पावर के लिए कन्वेक्स लेंस भी होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, और बाकी आप रीड कर लेंगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, दैट इज नॉट डिफिकल्ट। नेक्स्ट कह रहा है, अबाउट 45 लाख पीपल इज डेवलपिंग कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम द कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। अबाउट 30 लाख चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 साल से भी सफ़र फ्रॉम द डिफेक्ट कैन बी कर्व्ड बाय रिप्लेसिंग द डिफेक्ट ऑफ कॉर्निया, मतलब 12 साल तक के बच्चों को भी हम कॉर्निया को चेंज कर दें। मैंने पहले बताया था एक ह्यूमन बॉडी में आई को नहीं निकाला जाता, ठीक है ना, कॉर्निया पार्ट को निकाला जाता है। किसको निकालते हैं आप, कॉर्निया पार्ट को निकालते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं। तो वही कह रहा है 30 लाख बच्चों के कॉर्निया ऑपरेशन हो रहे हैं। ओके जी,
कॉर्निया ऑफ द डोनेटेड ह्यूमन, मतलब जो भी डोनेट कर रहे हैं, हाउ एंड वाई कैन स्टूडेंट ऑफ द एज इन्वॉल्व देमसेल्फ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस फैक्ट अमॉन्ग द पीपल, मतलब क्यों लोगों को इसे अवेयर करना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा है कि देखिए काफ़ी एक क्वेश्चन पहले भी था जो हम इस पे कर चुके थे, एक और देख लेते हैं। आई ऑफ द डेड पर्सन कैन बी donated to the person having the corneal defect blindness. It will help him or see the world. We can register ourselves and also encourage other also to register the donation camp and who can preserve the eyes after the death and donate to them. मतलब कह रहा है कि जो मरने के बाद हमारी जो आइज़ है वो अगर हम डोनेट कर दें तो किसी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस वाले को काम आ जाएगी तो दुनिया में काम आएगी। उसे रजिस्टर किया जाता है, मतलब रजिस्टर के लिए सोसाइटीज़ बनी होती है, हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे तो आपको बता देंगे, और आफ्टर द डेथ वो आपसी आई को वहाँ से निकाल लेते हैं ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम। मैंने भी करा रखा है, आप लोगों को भी कराना चाहिए। हाँ बच्चों, मैं स्टार्टिंग में भूल जाता हूँ, ये आपको नोट्स चाहिए, ये आपको फेसबुक पेज से लेने पड़ेंगे, और यूट्यूब वीडियो पे अगर आपको लगता है ब्लर वगैरह कुछ चल रहा है तो आप ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो फिर कह रहा हूँ कैंप वगैरह लगते हैं, डेथ जो भी होते हैं, सीरीज में आता है आई डोनेट करनी चाहिए, उसका फोकस इस क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब है? मेंशन द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड, और बताइए किस बात पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करती है। ऑलरेडी आपको बता रखा था, लैम्डा वेवलेंथ पे स्कैटरिंग है वो आपकी डिपेंड करती है। एक्सप्लेन व्हाई द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू एंड एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस फाइंड द स्काई इज डार्क। मतलब आसमान को देखें ऊपर हम तो दिखता है ब्लू, बट एस्ट्रोनॉट जो अर्थ के बाहर सैटेलाइट के अंदर है उसे स्पेस दिखता है कैसा? डार्क, ठीक है। और हम यहाँ से देखें तो हमें कैसा दिखता है? ब्लू। तो क्वेश्चन ये है बच्चों उसका, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करनी है। तो देख लेते हैं। ओके, पहले स्कैटरिंग को डिफाइन करते हैं। स्कैटरिंग ऑकर व्हेन द लाइट रे पास थ्रू द imperfect medium having the particle in which is act as scatter and get deflected from the straight path and scatter in many direction। मतलब क्या कह रहा है, देखिए मतलब मैं बताता हूँ क्या कह रहा है कि जैसे कोई यहाँ से लाइट निकल के गई, यहाँ से निकली लाइट, यहाँ एकदम कोई ब्लैक कलर नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसमें से कोई लाइट निकालो तो ब्लैक कलर के कारण आपको दिक्कत हो रही है। तो ये ब्लैक स्मॉल पार्टिकल इस लाइट को आपके लिए स्कैटर्ड कर दे और चारों तरफ स्कैटर्ड कर दे। मतलब ये लाइट आई और यहाँ से चारों तरफ इनके कारण चली गई। जो सामने जो पार्टिकल्स थे उन्होंने अब इसके पाथ को डाइवर्ट कर दिया तो स्कैटर्ड कहलाएगी। स्कैटर्ड हुई तो आपकी किस चीज़ पे डिपेंड करी? ये डिपेंड करती है आपकी वेवलेंथ पे। स्कैटर्ड इज 1/λ4, आई इज 1/λ4। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, स्काई ब्लू वगैरह क्यों है, तो नेक्स्ट पार्ट में ये था। तो कह रहा है कि साइज ऑफ द एट पार्टिकल इन एटमोस्फेयर इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट मतलब वाइट लाइट की जो लाइट होती है उसमें जैसे आसमान में छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो इनकी जो ये मतलब इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल है, ये छोटे छोटे पार्टिकल आसमान के छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब लाइट के पार्टिकल आसमान के छोटे छोटे पार्टिकलों से टकराते हैं। दे आर मोस्ट इफेक्टिव स्कैटर द शॉर्टर वेवलेंथ। मतलब ये वाले पार्टिकल यहाँ हर मतलब इसमें 7 पार्टिकल होते हैं विब ग्योर के। एक लाइट के पार्टिकल में विब ग्योर होता है पूरा, मतलब वॉयलेट से लेकर रेड तक के पार्टिकल होते हैं। तो आसमान के पार्टिकल जो होते हैं, आसमान के जो पार्टिकल होते हैं वो बस किसी को टारगेट कर पाते हैं, ब्लू को टारगेट करते हैं। ना तो नीचे वाले को स्कैटर कर पाते, ना ऊपर वाले को स्कैटर कर पाते। जो आता है ब्लू पार्टिकल लाइट में से उससे वो टकराते हैं और टकरा के उसे चारों तरफ फैला देते हैं। तो वही लिखा है, दे आर मोर इफेक्टिव इन द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू लाइट। मतलब वेवलेंथ के लिए इसलिए बात की है क्योंकि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू λ4। मतलब जिसका वेवलेंथ छोटा होगा वो स्कैटर्ड ज़्यादा होगा। तो इसका ये था कि इसमें आसमान में छोटे छोटे पार्टिकल थे, उन्होंने लाइट के उन छोटे पार्टिकल को स्कैटर्ड करा दिया तो उनका वेवलेंथ कम था, तो ब्लू उनमें से था। दस द स्काई अपीयर द ब्लू ड्यूरिंग द डे। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉट की। तो एस्ट्रोनॉट में तो प्रॉब्लम एक और थी, एस्ट्रोनॉट में कोई स्कैटरिंग के लिए नहीं था। जैसे आसमान में तो एटमॉस्फेयर में आपने छोटे छोटे पार्टिकल माने, उसमें तो कोई है ही नहीं भाई। फॉर द एस्ट्रोनॉट स्काई अपीयर डार्क बिकॉज देयर इज नो स्कैटरिंग पार्टिकल इन द स्पेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल। मतलब कहना चाह रहा स्पेस अर्थ के बाद कोई एयर का कोई पार्टिकल नहीं है,
तो लाइट आएगी सीधी निकल जाएगी, किसी ने स्कैटर्ड नहीं करी तो विबग्योर को पूरा लेके जाएगी, विबग्योर पूरा का पूरा सीधा निकल जाएगा, कुछ स्कैटर्ड नहीं होगा, नहीं होगा तो कोई कलर नहीं दिखेगा। इस ऊपर वाले में क्या था कि 7 कलर थे लाइट के पार्टिकल के पास, 7 कलर थे, छोटे से बड़ा 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 बड़ा, तो उसने ब्लू को ही टारगेट किया, बाकी से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी शॉर्ट वेवलेंथ थी। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द बीम ऑफ द व्हाइट लाइट फॉलिंग ऑन द फेस ऑफ द प्रिज्म गेट स्प्लिट अप टू 7 कलर, मेंटेन 1 to 7 एंड शोन इन डायग्राम। ये सभी को पता ही होगा, आई होप, बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक लाइट आ रही है और वो 7 कलर में टूट रही है। सबसे ज़्यादा जो स्कैटर्ड होता है वो भी मैंने बात करी लैम्डा की पावर 4, मतलब ये आपको एक इजी टर्म है जो याद कराने के लिए हेल्प करती है। यहाँ जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू यहाँ की कम होगी, ठीक है। तो लैम्डा सबसे ज़्यादा रेड का होता है, तो रेड कलर सबसे कम स्कैटर्ड होगा और टॉप पे आएगा, स्कैटर्ड मतलब डेविएट होगा अपने पास से। और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है, तो इसका मतलब उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, तो आई फिर बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी अपने पास से। ये नहीं हुआ क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। तो आपको ये वॉयलेट मिलेगा, ये और ये विबग्योर से आप याद कर लेंगे तो आपका कर लेंगे, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। और क्वेश्चन को एक बार देख लेना। अब कह रहा है इन द एक्सपेरिमेंट पोजीशन मार्क 3 and 5 आर सिमिलर टू द कलर ऑफ द स्काई एंड द कलर ऑफ द गोल्ड मेटल रिस्पेक्टिवली, इन द अबव स्टेटमेंट मेड द करेक्ट एंड इनकरेक्ट जस्टिफाई। तो आपको पता है कि कहना चाह रहा है कि जो, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी नहीं पहले वाला क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि जो कलर है, जो पोजीशन थर्ड है, थर्ड पोजीशन मतलब ऊपर से थर्ड है, ये थर्ड पोजीशन है, और जो फिफ्थ पोजीशन है, ठीक है ना, वो सिमिलर है, जो कलर है स्काई और जो कलर है गोल्ड, गोल्ड की तरह और स्काई की तरह रिस्पेक्टिवली। इज द अबव स्टेटमेंट, जो भी अबव स्टेटमेंट आप कहना चाह रहे हो, मेड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट ने जो कही है करेक्ट और इनकरेक्ट जस्टिफाई। स्टूडेंट ने क्या देखा है, देख लेते हैं। बीम ऑफ द लाइट फॉलिंग फ्रॉम द गेट 7 कलर मार्क बाय 1 to 7। तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, उसने सही कहा। तो यहाँ कहा नो स्टेटमेंट मेड बाय द स्टूडेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज 3 रिफर टू येलो। अच्छा, उसने ये कहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिखाई नहीं दिया कि यहाँ 3 येलो को आ रहा है और वो ब्लू को दे रहा है, वो ब्लू को दे रहा है इस वाले क्वेश्चन में, वो ब्लू को दे रहा है जबकि वो येलो की पोजीशन है, तो इसलिए वो कह रहा है कि नहीं भाई गलत है इसका स्टेटमेंट। तो विबग्योर आप लिखना जानते होंगे, तो विबग्योर मतलब वी से आर तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी। ओके, अब चेक देख लेते हैं। बात करता है ब्रिंजल किस पे है, डेंजर सिंगल किसका होता है, नीड विच अप्लाइड टू क्लॉथ एंड ऑरेंज। नील मतलब ब्लू होता है, ऑरेंज मतलब ऑरेंज होता है, डेंजर सिंगल रेड होता है, और ब्रिंजल वाला आपको पता है वॉयलेट होता है। तो आप इनकी पोजीशन लिख दोगे, 7 लिख दोगे आप किसके लिए, ब्रिंजल के लिए, 1 रेड के लिए, 6 तो क्योंकि उसने विबग्योर बनाया हुआ है 1 to 7, तो 7 तो वॉयलेट है और 1 रेड है, तो 7 1 ये पोजीशन उसने दी है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। When the beam of the light passed through a rectangular prism, जैसे ये दिखाई दे रहा है, it get dispersed into the 7 colors components, मतलब ये जैसे ऐसे आई लाइट, ऐसे आई लाइट, ऐसे आई, ऐसे करके इसमें 7 कलर में ब्रेक हो गई। Why do we get these colors? हम ऐसा कलर्स क्यों पाते हैं, तो उसके लिए तो स्कैटरिंग रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। ओके, गिवन फिगर जैसे कि इसमें वाले बताया, स्पेक्ट्रम भी कह देते हैं इसे। कलर एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट इंटायर एक्सट्रीम कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो एक्स किसको दिखा रहा है, वाई किसको दिखा रहा है, थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा घुमा दिया है। तो जैसे कि ये किसको दिखाएगा, वी को, और ये किसको दिखाएगा, आर को, क्योंकि ये थोड़ा कम स्कैटर्ड हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल पाथ ये था लाइट का, ये बस थोड़ा सा स्कैटर्ड हुआ है, बट ये वाला बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हुआ है। देखो ये यहाँ से स्कैटरिंग दिखा रहा है ओरिजिनल पाथ से कंपेयर करके। तो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ से देख लेंगे, एक्स वॉयलेट को दिखा रहा है, वाई आपका रेड को दिखा रहा है। डिफरेंस कलर हो रहे हैं जो डिफरेंट एंगल्स के बन रहे हैं इंसिडेंट एंगल से, ट्रेवलिंग की स्पीड के साथ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। वाई डू डिफरेंट कलर गेट सेपरेटेड व्हेन द वाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म। तो ऐसा क्यों होता है, जब वाइट लाइट निकलती है तो 7 कलर में बिखर जाती है। हाउ कैन वी रिकम्बाइन द component of the white light after the prism has separate them, explain with the help of figure।
मतलब कह रहा है कि आपने 7 लाइन्स को निकाला, वो रिकम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा कि यहाँ से 7 लाइन निकाल लीजिए, फिर एक उल्टा प्रिज्म रख दीजिए, फिर उल्टा प्रिज्म रखिए, तो ये 7 लाइन कंबाइन होके सिंगल लाइन में बन जाती है। तो ये वो वाले क्वेश्चन को पूछना चाह रहा है, दे देते हैं। 2012-18 क्वेश्चन है। तो कह रहा है लाइट रे कैन बी स्प्लिट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ द फिनोमिना ऑफ द डिस्पर्सन वेयर द डिफरेंट कलर ट्रेवल विद द डिफरेंट स्पीड इन एनी मीडियम अदर देन एयर एंड वैक्यूम एंड द बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल ऑफ स्प्लिट। मतलब कह रहा है कि वो अलग अलग स्पीड पे अलग अलग एंगल पे चलेंगे, इसलिए कोई ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, कोई कम स्कैटर्ड होगा। न्यूटन सो द रिजर्व ऑफ द, ये काफ़ी कुछ लिख रहा है यहाँ पर, आपको बस ये लिखना था वाई डू द कलर गेट्स सेपरेटेड व्हेन द वाइट लाइट पासिंग थ्रू। तो स्पीड के बारे में हो गया। हाउ कैन वी रिमूव द, अच्छा ये इसके बारे में हो गया। तो न्यूटन थे, न्यूटन ने दिखाया था कि एक प्रिज्म ऐसे रख दीजिए, दूसरा प्रिज्म ऐसे रखिए, आप ऐसे लेके आइए, 7 कलर बनेंगे, 7 से 1 कलर बन जाएगा। तो इसलिए कह रहा है न्यूटन सो दैट द रिवर्स डिस्पर्सन ऑफ द मीडियम, ये रिवर्स डिस्पर्सन ऑफ द मीडियम पॉसिबल। ही कैप द प्रिज्म क्लोजर टू द ईच अदर एंड इरेक्ट पोजीशन, इरेक्ट मतलब उल्टा कर दिया, एक सीधा एक उल्टा, एंड अदर इज इनवर्स मतलब इन्वर्टेड, ये उल्टा ये सीधा। द डिस्पर्सन ऑफ द लाइट ऑकर व्हेन द पासिंग थ्रू द फर्स्ट मीडियम, ये लाइट जैसे निकली 7 कलर में ब्रेक होगी। द सेकंड प्रिज्म रिसीव ऑल द 7 कलर, इसने सारे 7 कलर रिसीव करे, एंड फर्स्ट प्रिज्म एंड रिकम्बाइन इनटू द ओरिजिनल व्हाइट लाइट, इसने सारे कंबाइन करके एक व्हाइट लाइट में निकाल दिए। द ऑब्जर्वेशन शोज द सनलाइट इज मेड ऑफ द 7 कलर्स, जैसे कि ऑब्जर्वेशन दिखाती है 7 कलर से बनी हुई थी। एनी लाइट दैट गिव्स स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट सनलाइट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट, मतलब जो 7 कलर देगी कोई भी लाइट उसे आप व्हाइट लाइट कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिज्म का डायग्राम मैंने बना दिया, वरना बुक से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं डेमोस्ट्रेट एन एक्टिविटी विद द वेल लेबल्ड डायग्राम टू प्रूव दैट व्हाइट लाइट इज मेड ऑफ द 7 कलर, कि व्हाइट लाइट 7 कलर की बनी होती है। एक एक्टिविटी आपको दिखानी है। विच कलर इज लाइट बैंड्स लीस्ट एंड विच वन मोस्ट। तो इसमें आपको ये याद रखना ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ किसकी कम होती है? वेरी गुड, आपकी वॉयलेट की। तो वॉयलेट की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। तो कह रहा था फिनोमिना ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द बीम ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर कंसिस्ट व्हेन पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज डिस्पर्सन। मतलब कह रहा है कि 7 कलरों में बिखरना किसी भी एक व्हाइट लाइट का, उसको कहा गया है डिस्पर्सन, मतलब उस प्रोसेस का नाम डिस्पर्सन। विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय द आइजैक न्यूटन इन 1663। टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना लेट टेक द थिक शीट ऑफ द कार्डबोर्ड एंड मेक द स्मॉल होल एंड और नैरो स्प्लिट इन द मिडल, अलाउ द सनलाइट टू फॉल। मतलब कह रहा है एक पेज लो, उस पेज में छोटा सा एक कर लो, फिर उसमें से लाइट को आने जाओ। तो दिस गिव ए नैरो बीम ऑफ द व्हाइट लाइट। नाउ टेक द ग्लास प्रिज्म एंड अलाउ दिस व्हाइट लाइट टू फॉल ऑन द प्रिज्म, मतलब ये प्रिज्म रख लीजिए, इस पे ऐसे लाइट को जाने दीजिए, ठीक है। फेस इन सोन इन द फिगर में दिखाया। टर्न द प्रिज्म स्लोली अंटिल द लाइट दैट बिकम आउट द अपीयर नियरली स्क्रीन, मतलब स्क्रीन को यहाँ रख लीजिए जब तक यहाँ 7 कलर ना दिखाए, विबग्योर ना दिखाए, वॉयलेट से रेड, तब तक इसे थोड़ा सा रोटेट करना आपको पड़ेगा। वी सी द ब्यूटी ऑफ द 7 कलर ऑन द स्क्रीन कॉल द विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। वॉयलेट विबग्योर को स्पेक्ट्रम कहा गया। द सीक्वेंस ऑफ द कलर ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द स्क्रीन इज वॉयलेट, मतलब नीचे से वॉयलेट और अपर तक लोअर, तो विबग्योर कहते हैं इसे। आपको पता ही होगा, इतना तो आपको आता होगा, विबग्योर। तो रेड, येलो, सॉरी वॉयलेट, इंडिको ब्लू, और यहाँ से जी से ग्रीन, विबग्योर, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, ये आपका विबग्योर का बन गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है विच कलर ऑफ द लाइट बैंड लीस्ट कम, ये तो इसके लिए मैंने बता दिया। वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अलग लिख रहा है, आप ये भी लिख सकते थे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की पावर 4। तो ये वाला लिख दीजिए या ये वाला लिख दीजिए, एज यू विश आप कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वॉयलेट आपका ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, रेड कम, ये कई बार कर चुके हैं हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, ओके। यूज दिस फिनोमिना टू एक्सप्लेन द नेचर इवेंट। नेचर इवेंट मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। एडवांस सनराइज और मतलब हमें 2 मिनट पहले सन दिखता है बच्चों, आपको शायद ना पता हो, भूल गए हो,
2 मिनट पहले दिख जाता है सन एक्चुअल पोजीशन, मतलब सन जैसे कि यहाँ पर हो आप तो सन यहाँ दिखाई दे रहा, बट सन यहाँ पर होगा नीचे, वो ऊपर दिखाई देता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। ऐसे ही सन बेटे हमें यहाँ दिख रहा होगा, बट सन की एक्चुअल पोजीशन ये थी, तो वो हमें 2 मिनट तक दिखता है लेट। तो ये क्या होता है, ड्रॉ द डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर। ये बुक से आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, इसलिए मैंने डायग्राम्स को थोड़ा कम ड्रॉ किया। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो क्या है, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एज वी नो द गोज डिक्रीज एज द डिस्टेंस अबव फ्रॉम द सी लेवल इंक्रीज। मतलब कह रहा है कि यहाँ मान लो सी लेवल, ये सी लेवल है, ठीक है, सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो इनकी डेंसिटी मतलब घनत्व मतलब उनका जो मतलब गाढ़ापन है, ऊपर जैसे एयर की लेयर है वो धीरे 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 कम होती चली जाती है, ऊपर घटनी चली जाती है। तो कह रहा है hence the refractive index of the layer of the air level goes to change with the distance। मतलब कह रहा है कि हर किसी एयर का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा और हर कोई अपने तरीके से काम करेगा, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कह रहा है ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम द अर्थ। मतलब कह रहा है कि जब लाइट ऐसे आई तो इन मतलब जो लेयर्स बनी हुई हैं इन लेयरों ने इससे क्या कराया, जैसे मान लो पहली लेयर से मिली, इसने बेंड करा दिया, क्योंकि यहाँ वैक्यूम यहाँ एयर मीडियम चेंज हुआ था। फिर दूसरी वाली लेयर पे जाके मिली, ये कम डेंस थी, ये ज़्यादा डेंस थी, फिर लाइट बेंड हो गई, ठीक है। ऐसे तीसरी पे मिली, फिर बेंड करा दी। तो ऐसे करते हुए लाइट का अपना बेंड होता है, और ये बेंड होना लाइट का क्या कहलाया जाता है, रिफ्लेक्शन। अब ये एटमॉस्फेयर में हुआ है तो इसलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये सारा यहाँ लिखा हुआ है, थ्रू द फिनोमेना इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आई होप क्लियर है। अब देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार क्यों चमकते हैं, तो उसमें बहुत सिंपल सा है, बुक में एक बार डायग्राम देखना पड़ेगा, मैंने डायग्राम नहीं बनाया। ये कह रहा है जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होती है, देखो ये मेरा अर्थ पे, अर्थ ये रही, स्टार ये, ठीक है। जब स्टार से लाइट निकलती है तो बहुत सारे ऐसे लगते हैं जिनसे वो लाइट पास होती हुई हमारे पास आती है, रिफ्लेक्शन के कारण बेंड होती हुई आती है, बीच में लेयर्स होती है, यहाँ भी कुछ लेयर्स होती है, बाहर भी। और हमें जब देखने में लगता है तो हम सोचते हैं कि स्टार ऊपर है, जबकि स्टार का है नीचे। तो ये लाइट हर बार माइक्रोस्क्वायर सेकंड में भेजता है, तो ये यहाँ से कहीं से भेजता है, और एक्चुअल पोजीशन ये है, लगती ये है, तो इसके कारण हमें लगता है कि स्टार ट्विंकलिंग कर रहा है। तो देख लेते हैं, इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक डिफ्रेक्शन ऑफ द स्टार लाइट ड्यू टू द वेरिएशन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वेरियस लेयर। मतलब कह रहा है दुनिया भर की लेयर है, उसके कारण जो वेरिएशन हो रहा है, the light from the star pass through the atmospheric change in the path from the time to time। मतलब कह रहा है यहाँ से निकलेगी और टाइम टू टाइम रिफ्लेक्शन को फेस करेगी, लाइट बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो therefore the amount of the light रीचिंग द आई नॉट द सेम। मतलब कह रहा है कि अमाउंट ऑफ लाइट कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, क्योंकि कभी पता चले सामने कोई ऑब्जेक्ट और आ गया हो, उससे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई हो, फिर उस ऑब्जेक्ट निकल गया हो, यहाँ पहुँच गई हो, ये बहुत दूर से आ रहा है बच्चों, बहुत ज़्यादा दूर है, ये लगा लो कि यू कांट इमेजिन। तो कई बार कोई ऑब्जेक्ट भी बीच से निकलेगा तो वो भी लाइट को रोक के चलेगा, तो इन कारण वो चीज़ें हमें थोड़ी ट्विंकलिंग दिखाई देती है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। मतलब कह रहा है कभी लाइट बहुत ज़्यादा आई तुम्हारे पास, कभी बहुत कम आई, तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। द आई रिजल्ट द चेंज द अपीरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। इसके कारण जो अपीरेंट पोजीशन का चेंज लगता है कि ये यहाँ पर लग ऐसे रहा है, यहाँ पर है, हैज़ द स्टार अपीयर द ट्विंकलिंग। तो ये स्टार की ट्विंकलिंग सुनाई देती है। अब ऐसे कर लेते हैं इसको, तो इसे देख लीजिए, एटमॉस्फेरिक मतलब 2 मिनट तक दिखता है। एक्चुअल पोजीशन ये सन की, बट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्यों देख लेते हैं। जो एडवांस सनराइज और डिले होता है उसमें क्या होता है, फिगर नीचे दिखा दिया गया, पोजीशन ऑफ एस, ये सन की एक्चुअल पोजीशन है और ये सन की अपीरेंट पोजीशन है, ठीक है, जो हमें दिखाई दे रही है। द एडवांस सनराइज एंड डिले ऑफ द बिकम द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहलाया जाता है, क्यों, जब यहाँ से कोई लाइट आती है बच्चों, ये अर्थ की लेयर्स है, तो ये इसे बेंड करेगी, फिर ये बेंड करेगी, फिर ये बेंड करेगी, यहाँ पर लाइट पहुँचेगी, इसे तुम डॉटेड करोगे तो तुम्हें ऐसा लगाएगा स्टार जो सन है वो यहाँ पर है, बल्कि सन यहाँ पर है। और ये किसके कारण हुआ, सारा बैंड किसके कारण हुआ, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर आपने ये अपीरेंट पोजीशन ऑफ सन लिखा है, अर्थ लिखा है, ऑब्जर्वर लिखा है और एटमॉस्फेयर लिखा है, तो ये चीज़ें लिखनी जरूरी थी। बाकी सारी कहानी यहाँ पर यही लिखी हुई है जो मैंने बताया, लाइट आई, एटमॉस्फेरिक लेयर के कारण उन्हें बेंड होना पड़ा, बेंड होने के बाद हमने देखा कि एक्चुअल पोजीशन कहाँ है, तो हमें अपीरेंट पोजीशन दिखाई दी, इसके कारण हमें 2 मिनट तक आपका सन दिखाई, 2 मिनट पहले दिख जाता है, और ड्यूरेशन सनसेट 2 मिनट लास्ट तक दिखाई देता है। तो सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है।
काफ़ी लेंथी होता जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। वट इज डिस्पर्सन एंड वाई वट हैपन इफ द लाइट पासिंग थ्रू द ग्लास फिल्म, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऊपर वाले क्वेश्चंस में से आप एक बार पढ़ लीजिए, 7 कलर में डिवाइड होती है लाइट, ठीक है। वाई डू वी ऑब्जर्व द डिफरेंट कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग द सनसेट एंड द नून, मतलब कहता है, सॉरी नून में तो कोई दिखता ही नहीं है। वाई डू ऑब्जर्वर डिफरेंट कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग द सनराइज सनसेट एंड नून, नून में कोई डिफरेंट कलर नहीं दिखता, क्यों? सन की जो पोजीशन होती है वो 3 टाइम पे होती है, नून वाली ये है, इसमें कोई लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता, लाइट सीधी आती है, तो नो कलर इन द मून। बट यहाँ और यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के कारण लाइट का स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग में सबसे ज़्यादा जो स्कैटर्ड होता है यहाँ पर इस केस में वो विबग्योर, ये सारे पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाते हैं, ये बस एक रेड कलर का स्कैटर्ड नहीं होता, रेड कलर हमारे पास आता है, तो इसलिए जो सन है हमें वो रेड दिखाई देता है, क्यों? वो थोड़ा सा और बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन समझने वाला है। क्यों? देखिए आप अपने घर की छत पे खड़े होइए, घर की छत पे खड़े होते हैं, आसमान आपको पास लगेगा, जबकि ऐसे देखोगे तो ये बहुत बड़ी डिस्टेंस लगेगी। तो बताइए जब यहाँ से पार्टिकल आएगा तो उससे ज़्यादा एयर के पार्टिकलों से निकल के आना पड़ेगा या यहाँ से? तो आप बताएंगे कि सर यहाँ तो डस्ट पार्टिकल भी नहीं होते, जितनी भी डस्ट होती है, धूल होती है, वो अर्थ के सरफेस के साथ होती है, ऊपर कोई होती है, तो यहाँ तो कोई स्कैटरिंग होगी नहीं, यहाँ तो कोई रिफ्लेक्शन होगा नहीं, सारा स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? यहाँ। तो विबग्योर, तो इसका मतलब ये 6 कलर तो किए जाएंगे इन छोटे छोटे पार्टिकल से स्कैटर्ड, जो पहुंचेगा लास्ट में वो कौन होगा? रेड। क्यों? रेड का जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण स्कैटरिंग इसकी बच्चों बहुत कम होती है, इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है तो इसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है, तो बाकी छोटे छोटे पार्टिकल इस बड़े सरफेस को कवर करके आते हैं, वो हो जाते हैं स्कैटर्ड, बस रेड स्कैटर्ड नहीं होता। ऊपर वाले जब दोपहर में सन ऊपर से नीचे आता है तो हमें क्यों नहीं दिखता रेड? वो इसलिए नहीं दिखता बेटा, यहाँ व्हाइट लाइट सीधी आती है, आपके पास कोई उसका स्कैटरिंग वगैरह नहीं होता। तो आई होप आप समझोगे। एक बार इसको बुक का भी आंसर देख लेते हैं जो लिखा हुआ है, तो पढ़ देता हूँ। दिस इज बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट नियर द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब कहना चाहता है ये वाला जो पाथ है अर्थ का, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल है। ब्लू लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पार्टिकल बाय द पार्टिकल इन द एटमोस्फेयर ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज, मतलब कहना चाह रहा है कि अर्थ के जितने भी पार्टिकल है हॉरिजॉन्टल, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सभी विबग्योर के जो छोटे पार्टिकल की वेवलेंथ है उसे स्कैटर्ड कर देते हैं। रीच अवर वाइज द वेवलेंथ रेड, जो हमारे आंख तक पहुंचा वो रेड पहुंचा। दिस गिव द राइज टू द रेडिश अपीयर ऑफ द स्काई, ये जो रेडिश मतलब ये सन को कैसा रंग दे देती है? रेडिश, यहाँ का भी सन रेडिश, यहाँ का भी सन रेडिश, ओके। बट ड्यूरिंग द डे सन अपीयर वाइट एंड द सन इज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कह रहा है कि जब वो यहाँ पर होता है और यहाँ की डिस्टेंस जो है वो कम होती है, और दूसरा क्या है कि वर्टिकली सभी धूल के कण ऊपर जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा धूल जो होती है ना, डस्ट जो होती है वो हॉरिजॉन्टल पाई जाती है, ना कि ऊपर, क्योंकि ऊपर आसमान में कभी खड़े होकर देखेंगे घर की छत पे तो ऊपर तक बहुत देख पा रहे होंगे, पर यहाँ ऐसा लगेगा कि 1 किलोमीटर के बाद नहीं देख पा रहा है, यहाँ 1 किलोमीटर के बाद नहीं देख पा रहा, बट यहाँ मैं कम से कम 10 से 20 किलोमीटर के ऊपर के जहाज को भी उड़ते हुए देख लेता हूँ। तो ये इसी कारण है बच्चों कि हॉरिजॉन्टली डस्ट बहुत ज़्यादा है तो लाइट बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, जिसमें बाकी सब स्कैटर्ड हो जाते हैं, भाई सब स्कैटर्ड नहीं होते, रेड वो आपके एज तक पहुँचते हैं। तो इसने कहा दस द अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द पासिंग थ्रू द मच स्मॉलर डिस्टेंस एंड दस द अपीयर टू द मच लेस एंड सन अपीयर टू वाइट, मतलब नून में वाइट दिखता है, बाकी टाइम में आपको वाइट नहीं दिखता क्योंकि सीधा आता है, कोई डिफ्रैक्शन नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट द नैरो बीम ऑफ द वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन द वन प्रिज्म एंड इमर्ज आउट फ्रॉम द सेकंड प्रिज्म इज वाइट लाइट। तो ये देखिए आपको अभी मैं डिस्कस कर चुका था न्यूटन लॉ को कि व्हाइट लाइट आई, इसमें से 7 कलर में डिवाइड हुई, 7 कलर इसके ऊपर गिरे, इसने सभी को व्हाइट लाइट में कवर कर दिया। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था, एक बार देख लेना। व्हेन डू वी कंसिडर द स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास टू बी मायोपिया, हम कब मानेंगे कि बच्चा जो आगे बैठा हुआ है उसे, मतलब जो क्लास में बैठा हुआ है उसे मायोपिया हो गया है। लिस्ट 2 कॉज ऑफ डिफेक्ट, और बताइए मायोपिया में क्या बीमारी होती है। एक्सप्लेन यूजिंग द रे डायग्राम सो द डिफेक्ट ऑफ द करेक्टर। ये सारा हमने वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कर लिया, फिर भी मैं देख देता हूँ, क्योंकि इफ द स्टूडेंट कैन नॉट सी द वर्ड रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब बच्चा ब्लैक बोर्ड पे ही नहीं देख पा रहा है, ही कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब वो दूर के ऑब्जेक्ट या पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा,
सो मायोपिया इज द रीजन। ओके, आपका मायोपिया हो चुका है क्योंकि उससे नियर के तो दिख रहे होंगे बट उसे बोर्ड के नहीं दिख रहे। नियर के कैसे दिख रहे होंगे सर? वो अपनी नोट पैड में तो देख पा रहा है, जैसे यहाँ बच्चा बैठा होगा अपनी नोट पैड में, बोर्ड यहाँ पर है तो बोर्ड को नहीं देख पा रहा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? दूर, डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट हो गया, ये नियर हो गया, नियर देख पा रहा है पर दूर नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब उससे कौन सी बीमारी होगी बच्चों? मायोपिया। अब मायोपिया होने के दो कारण थे, कौन कौन से? या तो एक्सिस कर्वेचर ऑफ आई, मतलब आई का ये वाला पार्ट बढ़ गया होगा, जैसे कि आपको पता है लाइट हमेशा यहाँ मिलनी थी वो बढ़ गया हो, ठीक है। या फिर क्या है? इंगुलेशन, मतलब ये जो बीच की डिस्टेंस है, ये बीच की डिस्टेंस है या लेंस का जो डिस्टेंस है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, मतलब इनमें से कोई ना कोई चेंज हो गया, ठीक है। बात देख रहे थे रे डायग्राम, तो आपको पता है कि यहाँ लाइट मिलना स्टार्ट हो जाती है, इससे यहाँ भेजना पड़ता है, तो इसलिए हम डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं। तो आपको हमारी यूट्यूब वीडियोस में देखने को मिलेगा, डाइवर्जेंस का मैंने एक प्रैक्टिकल भी कराया हुआ है। मायोपिया कैन बी कनेक्टेड बाय द कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस से होती है, और हाइपरमेट्रोपिया कनकेव लेंस से होती है, सॉरी कन्वेक्स लेंस से होती है, ये कनकेव लेंस से होती है। नेम द कंडीशन ऑफ द आई लेंस बिकमिंग क्लाउड, नेम बताओ जो आई लेंस क्लाउडी फील होता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन होती है जिसमें रिजल्ट ड्यू टू द आई बिकमिंग क्लाउड, तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप लोगों को। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द आई वेयर द इमेज इज फॉर्म इन द आई लेंस, वो जगह बताइए जहां आई लेंस में इमेज बनती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, और उसका नेचर कैसा होता है? रियल होता है, वर्चुअल होता है, वो बताइए। हाउ इज द इमेज सेंड टू बी द ब्रेन, और ब्रेन तक कैसे भेजी जाती है? तो इमेज जो फॉर्म होती है वो रेटिना पे होती है, और जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल होती है और इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है, और इस इमेज को सेंड किया जाता है ऑप्टिकल नर्व से, ऑप्टिकल फाइबर से इन द इन्वर्टेड टू द ब्रेन, मतलब उल्टे ही भेजा जाता है। ब्रेन लास्ट में उस रिजल्ट को इरेक्ट कर लेता है, मतलब सीधा कर लेता है। ओके, स्टेट द रोल ऑफ द स्लेरी मसल इन द अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होती है कि आपको मैंने मेरी यहाँ यूट्यूब पे वीडियो डलेगी तो उसमें आप देख सकते हैं। अकोमोडेशन क्या है कि मान लो कि यहाँ पर आप खड़े थे, यहाँ पर आप खड़े, यहाँ आपका एक दोस्त आ रहा है, यहाँ एक सुंदर कन्या है, ठीक है। तो क्या होगा, कई बार आप देखेंगे कि आप जब अपने दोस्त को देख रहे हैं तो आपका दोस्त दिख रहा होगा, ये ब्लर दिख रही होगी, सामने जो दूसरा पर्सन वो ब्लर दिखाई दे रहा होगा। जब दूसरे पर्सन को देख रहे होंगे वो ठीक दिख रहा होगा, अपना दोस्त ब्लर दिखेगा। तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन है। इसमें क्या होता है, लाइंस का जो लेंस होता है, लाइंस का जो लेंस होता है, आई का जो लेंस होता है, वो अपने साइज को एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है, तो साइज चेंज करता है, जिसके कारण ऐसा होता है। वो स्लेरी मसल की हेल्प से हो पाता है। तो कह रहा है स्लेरी मसल हेल्प टू फोकस द नियर ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। स्लेरी मसल इज हैव द चेंज द थिकनेस ऑफ द सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल आई लेंस, मतलब आई लेंस की थिकनेस को मतलब मैं उसे मोटा भी कर देगी और उसे पतला भी कर देगी, उसके पास है। इन टर्न द चेंज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस व्हेन लुकिंग टू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब जब दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, जो जैसे कि मैं अभी एक्टिविटी बता रहा था कि एक पास में खड़ा दोस्त है और एक दूर में कोई सुंदर कन्या है, तो दूर वाले को देख रहे हैं आप, तो कन्वर्जिंग द मिनिमम फोकस स्लेरी मसल आर फुल्ली रिलैक्स एंड द आई लेंस इज वेरी थिन, मतलब वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इट फोकल लेंथ इज मैक्सिमम, वो अपनी फोकल लेंथ को बढ़ा देगा जैसे पतला होगा। द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द मिनिमम टू द फोकस, और जो उसकी कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जाएगी, इसके कारण जो रे है वो रेटिना पे बना देगा इजीली जो भी ऑब्जेक्ट दूर है नियर है। स्लेरी मसल गेट स्ट्रेच व्हेन मतलब कह रहा है जब नियर वाला ऑब्जेक्ट होगा स्ट्रेच हो जाएंगे, बिकम थिक हो जाएंगे, मतलब थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, रहेगी तो पतली। इट फोकल लेंथ मिनिमम फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ इसका डिक्रीज हो जाएगा। पहले वाले में फोकल लेंथ बढ़ रहा था, और कह रहा है द मिनिमम पोजीशन ऑफ द कन्वर्जिंग पावर इज मैक्सिमम, कन्वर्जिंग पावर इसकी बढ़ जाएगी। कन्वर्जिंग पावर कौन सी होती है, ये सभी लाइट्स को आके किस पे मिला देगा, फोकस पे। ओके, द डाइवर्जिंग रे ऑफ द रेटिना, मतलब जो भी होगा सारा कुछ डाइवर्ज होकर किस पे पहुंच जाएगा, रेटिना पे। यहाँ कोई फोकस नहीं होता, 2F पे इमेज बनेगी, 3F पे इमेज बनेगी, F के बाद बनेगी, 2F के बाद बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कह रहा है बॉयज यूज द स्पेक्ट्रम ऑफ फोकल लेंथ 60, मतलब F दे रखा है -60, ठीक है कोई बात नहीं। नेम ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द विजन ही इज सफरिंग, मतलब ये पता है माइनस है तो कौन सा लेंस होगा बच्चों, कनकेव लेंस हो गया बच्चों। कनकेव लेंस किस में होता है, मायोपिया में, तो यहीं से क्लियर हो गया। विच लेंस इज यूज टू बाय द करेक्ट द डिफ्रैक्शन, तो मतलब लेंस उसे कनकेव है, बीमारी से मायोपिया है। पावर और बतानी है तो पावर का फॉर्मूला 1/f, तो ये यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, आप देख लीजिए। मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ जल्दी से क्योंकि मुझे आज कंप्लीट कराना है चैप्टर। ओके,
हाउ डज द थिकनेस ऑफ द आई लेंस चेंज व्हेन शिफ्टिंग लुकिंग टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू रीडिंग ए बुक। मतलब कह रहा है दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखने के बाद जैसे हम अपनी बुक को देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ और यहाँ देखने में जो फोकल लेंथ है वो थिन और थिक होती है, जिसमें जैसे दूर वाले में तो फोकल लेंथ बढ़ती है, नीचे पास वाले में फोकल लेंथ घटती है। अभी जैसे हमने पावर अकोमोडेशन में देखा तो उसी पे क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेना आपका हो जाएगा। मैं अब आगे ले जा रहा हूँ आपको। नो रेनबो कुड बी ऑब्जर्व फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून बाय द एस्ट्रोनॉट। मतलब कह रहा है कि जो एस्ट्रोनॉट होता है उन्हें मून पे कोई रेनबो विबग्योर का नहीं दिखता, विबग्योर नहीं दिखता। व्हाट शुड बी द पॉसिबल रीजन। तो इसका क्या कारण है, व्हाइट लाइट तो वहाँ भी जा रही है, तो इसमें कौन नहीं होता, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन या डिस्पर्सन ऑफ लाइट नॉट टेक। तो फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो इज ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट ऑफ द सन ऑफ द रेनबो इन द एटमोस्फेयर, बट मून नाइदर हैव द एटमोस्फेयर रेन ड्रॉप टू क्रिएट द डिस्पर्सन एंड रेयर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, हेंस द एस्ट्रोनॉट। तो वही है कि भाई उस पर ना तो कोई गैस है, ना कोई कुछ है, ना कुछ होने के कारण ना तो एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो पा रहा है उस पर, ना डिस्पर्सन हो पा रहा है, ना ही लिक्विड ड्रॉप है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन ए लाइट रे पास थ्रू ऑब्लिक थ्रू द एटमोस्फेयर इन द अपर डायरेक्शन, हाउ डज इट पास जनरली चेंज। कह रहा है जैसे ऊपर की तरफ जाती है तो कैसे चेंज होता है, देख लीजिए। व्हेन द लाइट रे पास ऑब्लिकली थ्रू द एटमोस्फेयर, इट अपवर्ड डायरेक्शन इज पाथ जनरली चेंज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कारण चेंज करते हैं। व्हेन द लाइट रे इंटर द अर्थ एटमोस्फेयर, जैसे अर्थ एटमोस्फेयर में इंटर करेगी, इट अंडरगो रिफ्लेक्शन ड्यू टू द वेरिंग ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब कह रहा है कि जो लेयर्स हैं हर किसी की अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी, उसके कारण ये वेरी करती चली जाएगी। जो एटमोस्फेयर है वो कंटिन्यूस चेंज करेगा ड्यू टू द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द एयर डिफरेंट लेवल पे, जैसे कि अलग अलग पे है। जो एयर होगी हाई पे वो स्काई में रेयर होगी, और जो जितनी नीचे होगी वो डेंसर होगी। मतलब नीचे वाली रे जो मेरे यहाँ आसपास है वो तो गाढ़ी है, ऊपर देखूंगा वो हल्की है। जो कंटिन्यूस चेंज होगा एटमोस्फेयर रिफ्लेक्शन का, ये पाथ को चेंज करेगा ही करेगा। तो ये तो चलो बात मिनिमम थी। द मिनिमम पावर दे रखी है 40D। कह रहा है दी फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज इन्फिनिटी, मतलब यू दे दिया आपको इन्फिनिटी। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड द साइज ऑफ द आईबॉल, आईबॉल का साइज बता दीजिए। तो आपको देखिए क्या पावर दे रखी है, एफ का फॉर्मूला है, एफ का आपका 2.5 आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 हो गई। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 है तो आपका आई बॉल कितने का हो जाएगा, 5 का। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था आई बॉल का साइज निकालना। मेंशन द पोजीशन वेयर द इमेज इज फोकस ऑन द आई पर्सन हैविंग द हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में कहाँ आई की इमेज बनती है, मतलब कह रहा है कि अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है तो आपकी रेक्टिना पे बनेगी या पहले बनेगी या बाद में बनेगी। तो आप लोगों को पता है कहाँ बनेगी, आपकी बाद में बनेगी। देख लेते हैं। द इमेज ऑफ फोकस इज बिहाइंड द रेक्टिना, मतलब यहाँ रेक्टिना से यहाँ बनती है, ना कि यहाँ बनती है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया है, ये वाली मायोपिया है। नॉट एबल टू सी, तो ये हो गया ड्यू टू द कन्वर्जिंग ऑफ पावर ऑफ लेंस, मतलब ये तो या तो कन्वर्जिंग पावर के कारण बन जाएगी या ये बॉल है जो वो अपना साइज चेंज कर देगी। कुछ भी आंसर आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पर्सन इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली व्हेन दीज आर लाइंग द डिस्टेंस बिटवीन 50 से 300 फ्रॉम द आई, नेम ऑफ द काइंड ऑफ द डिफेक्ट विजन ही इज सफरिंग। मतलब कह रहा 50 से 30 के बीच में वो देख लेता है, मतलब 25 के बाद नहीं देख पाता। 25, एक नॉर्मल पर्सन 25 तक देख लेता है, इसका मतलब उसे क्या है बेटा, उसे मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी है। ठीक है, दूर के 300 के बाद नहीं देख पा रहा, ठीक है ना, 300 के बाद नहीं देख पा रहा, 50 से पहले नहीं देख पा रहा, 50 से पहले नहीं देख पा रहा तो मायोपिया हो गया, 300 के बाद नहीं देख रहा तो हाइपरमेट्रोपिया हो गया। तो बाकी आप लोग पढ़ ले रहे हैं, एक बार हो जाएगा। लिस्ट द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट। तो आपको सभी को पता है कौन है ह्यूमन लाइट की जो कंट्रोल करता है, आपको पता है वो कौन है आपकी, आइरिस कहाँ गया, पीपल और आइरिस काम करते हैं, ये तो सभी को पता है। राइट द फंक्शन ऑफ द रेक्टिना इन ह्यूमन आई, रेक्टिना आपकी इमेज बनाती है, वो यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, डू यू नो दैट कॉर्नियल इम्पार्टमेंट कैन बी क्योर्ड बाय रिप्लेसिंग द डिफेक्ट ऑफ द कॉर्निया विद द कॉर्निया ऑफ डोनेटेड आई। मतलब कह रहा है कि कॉर्निया को चेंज करने से ही आई का ऑपरेशन होता है और कुछ नहीं। हाउ एंड वाई शुड वी ऑर्गन्स ग्रुप्स टू मोटिवेट द कम्युनिटी। ये तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये पहले भी आप लोग कर चुके हैं, मैं अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ड्रॉ द रे डायग्राम टू फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ द ब्लैक बोर्ड राइटिंग बाय द आई ऑफ फ्रंट डेस्क। तो क्या है फ्रंट डेस्क लास्ट डेस्क पे, तो देखिए
नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम आल्सो, मतलब कह रहा है कि यहाँ पर बोर्ड था, बोर्ड से लाइट निकल के यहाँ पर आई, यहाँ इसने पहले बना दी, और आई का जो पूरा पार्ट था, ये आई का पूरा जो पार्ट था वो ऐसे था, रेक्टिना यहाँ थी, यहाँ बना दी, यहाँ बना दी तो कौन सी बीमारी, उसे मायोपिया, ये आप लोग कर लेंगे। नेम ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द विजन सफरिंग आल्सो 2 केसेज ऑफ द डिफेक्ट, दूसरा भी दिखाया गया इसने, दूसरे वाले में फार पॉइंट को दिखाया है इसने, ठीक है। मतलब कह रहा है एट लास्ट डेस्क ड्यू टू द मायोपिया इमेज इज नॉट क्लियर, मतलब आई लास्ट से क्लियर नहीं हो रही, बट द फ्रंट डेस्क दैट इज क्लियर ऑन द रेक्टिना, सो उसे मायोपिया ही है। नेम ऑफ द काइंड ऑफ द लेंस वुड बी इनेबल टू, मतलब कौन सा लेंस चाहिए अब आपको पता है कि सिर्फ यहाँ से उठा के यहाँ फेंक दे, रेक्टिना के जो कन्वर्जन हो रहा है लाइटों का सभी का यहाँ मिलाप हो रहा है, इसमें एक ऐसा लेंस लगाओ जो इस लाइट को थोड़ा इधर की तरफ फेंक दे, तो आप पता कौन सा लगाएंगे आप, कनकेव लेंस। तो ये सारा कुछ हो चुका है, कनकेव लेंस शुड बी हेल्प टू। तो आई होप बच्चों हमारा यहाँ तक होमवर्क हो चुका है। आपको अगर इस चैप्टर के ये फोटो कॉपी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारा फेसबुक पे चैनल है, उसे जाके वहाँ सब लाइक भी कर सकते हैं और साथ के साथ वहाँ से सभी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज आपके ह्यूमन आई के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम आएंगे दूसरे क्वेश्चनों के साथ।